So first of all, good evening, everyone. Now see, today in this class we'll begin with chapter called probability. See, like ऐसा नहीं है कि तुम लोग ये चैप्टर नया में पढ़ रहे हैं. ये चैप्टर ऑलरेडी क्लास 10 में किया हुआ है, बट एक चीज मैं बता दूं कि क्लास 10 में जो प्रोबेबिलिटी किया हुआ है तुम लोग, वो और अगर 11-12 का मिला दिया तो सिर्फ 1% ही था. मतलब वो ऐसा प्रोबेबिलिटी था कि अगर मान लो किसी को कुछ नहीं भी पता है, कुछ नहीं पता है अगर किसी को, तो भी वो आंसर दे पाएगा कि प्रोबेबिलिटी में पूछा क्या जाए. मतलब इन शॉर्ट वो बोल सकते हैं कि वो कुछ भी नहीं था, वो मतलब बस इंट्रोड्यूस किया गया था टॉपिक प्रोबेबिलिटी. जो हेडिंग है ना, वो बस ये नाम इंट्रोड्यूस किया गया था और कुछ भी नहीं था. और अगर देखा जाए तो क्लास 11 में भी जो पूरा प्रोबेबिलिटी जो 12 में जो तुम लोग पढ़ोगे उसका सिर्फ 5% है. ठीक है, बट यस, द चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वी विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग. एंड इन क्लास 12 द चैप्टर इज इन वेरी डिटेल, आई मीन बहुत डिटेल में ये चैप्टर पढ़ेंगे तुम लोग. तो पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को एक एक करके, टॉपिक वाइज, टर्म वाइज, कि प्रोबेबिलिटी में टर्म्स क्या क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हम लोग कैलकुलेट क्या करें एक्चुअली प्रोबेबिलिटी में, ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए एक एक करके. सो लेट मी बिगिन विद द डेफिनेशन फर्स्ट. So we can say that probability is a statistical method. We can say it is a statistical method of estimating the degree of occurrence and not occurrence of an event. तो सबसे पहला चीज ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, मतलब ये मैथमेटिकल टूल है. मैथमेटिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स आता है, मतलब इस अभी ये स्टैटिस्टिकल मेथड है. नाउ ये क्या है, कैसे ये स्टैटिस्टिकल मेथड मैं बता रहा हूं. नाउ इट हेल्प्स अस इन एस्टिमेटिंग, मतलब ये क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग. क्या हम एस्टिमेट कर रहे हैं, किसी भी चीज का होने या फिर ना होने का संभावना को हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं. वी आर मेजरिंग द अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट. सो ये तुम्हारा probability. Now, why it's a statistical method is a question mark now. Why it's a statistical method? Because we are going to estimate it on the basis of past data, raw data. मतलब हम लोग के पास कुछ डेटा दिया रहेगा और उन डेटा को लेकर के हम एस्टिमेट करेगा. ऐसे नहीं कि हम लोग अंधाधुन अपने मन में कुछ भी बोल दिए कि प्रोबेबिलिटी कि कल क्या बहुत ज्यादा मतलब ठंड पड़ेगा तो कुछ भी बोल देंगे आंख बंद करके, हाँ 90%, 20%, 40%, ऐसा नहीं बोल सकते. हम क्या करेंगे, पास्ट डेटा मतलब लास्ट ईयर के डेटा को हम कलेक्ट करेंगे कि लास्ट ईयर कितना टाइम में डेटा शुरू, आई मीन स्टार्ट हुआ था, क्या बोलते अपना ये विंटर, और कितना दिन तक चला था. तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे और हम एस्टिमेट कर सकते हैं कल बहुत ज्यादा ठंड होगा या नहीं और कितने दिन तक ठंड पड़ेगा. हम ये सब चीज एस्टिमेट कर सकते हैं. नाउ व्हाई वी आर एस्टिमेटिंग, बिकॉज हम एग्जैक्ट तो मेजर नहीं कर सकते ना. एग्जैक्ट नहीं, वो क्या एस्टिमेटेड वैल्यू है, बिकॉज उस वैल्यू के आसपास वो चीज का होने या ना होने का संभावना को हम मेजर करें. मतलब वो वैल्यू क्या बता रहा है कि अच्छा इसी के आसपास हमारा ये पर्टिकुलर चीज होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग. स्टैटिस्टिकल मेथड क्यों, क्योंकि हम अपने मन में जो मन में आ रहा है वो हम नहीं कह दे रहे, हम लोग रॉ डेटा को यूज कर रहे हैं. जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में दो चीज है, सपोज ये है मोबाइल और मेरे हाथ में मार्कर है, और मैंने एक इसको बॉक्स में डाल दिया और मैं अब एक चीज को सेलेक्ट कर रहा हूं रैंडमली. तो मेरे हाथ में मार्कर आएगा, क्या संभावना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दो चीज में से एक चीज तो आना ही है. आउट ऑफ टू एक चीज आना ही है. देखो नेचुरली क्या है मेरे मन में, क्या है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, दो चीज में नेचुरली एक चीज तो कोई आना ही है, तो 50-50% चांस है कि नहीं. मतलब देखो तो प्रोबेबिलिटी एक बहुत नेचुरल चीज है जो हम लोग के दिमाग में अगर हम देखें तो डेटा को यूज करके हमको, हमारे पास डेटा होना चाहिए, समझ में आया. तो अगर हमको पता ही नहीं कि उस बॉक्स में कितना सारा चीज है और हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या बोल पाएंगे, ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना होगा. समझ में आया तो बात. तो प्रोबेबिलिटी में जो है वो डेटा हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या, आई मीन उस हम जो चीज हम एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं. देखो यहाँ पे नया हम क्या देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट. हम एक नया नाम बोले तुम लोग, एक्सपेरिमेंट, इवेंट, देखो बहुत सारा कुछ हम बोलते रहेंगे, सैंपल स्पेस. तो ये सब चीज क्लियर होना चाहिए ना सबसे पहले. सो दैट्स व्हाई लेट अस बिगिन विद ऑल दीस, आई मीन स्मॉल टर्म्स.
कि ये स्मॉल टर्म्स का मतलब क्या होता है। जो अगर ये टर्म्स का मतलब क्लियर हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चल हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये सारे टर्म्स, सो दैट इसका डेफिनेशन और क्लियर हो। समझ में आया तो बात। तो सबसे पहला चीज है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है? व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? Random experiment are experiments like tossing a coin, throwing a die, selecting a card from a deck of 52 cards. Why? Because when we select a card from a deck of 52 cards, we will get any one card out of those 52 cards. ऐसा नहीं कि कार्ड को सेलेक्ट करने से हम लोग को पैसा मिल जाएगा, पैसा को सेलेक्ट करने से कार्ड मिल जाएगा, डाई को थ्रो करेंगे तो हेड टेल मिल जाएगा, हेड टेल थ्रो अगर कॉइन को फेंकेंगे तो कुछ भी और आ जाएगा। क्योंकि हम लोग थोड़ी ना जादू कर रहे हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी टॉपिक पर है जहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हम जानना चाहते हैं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब कि जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स लाइक टॉसिंग अ कॉइन, throwing a die, और इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट इसीलिए बोलते हैं हम लोग बिकॉज इसका आउटकम्स हमको पता है कि क्या हो सकता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स पता है क्या हो सकता है, मतलब इनमें से ही हमारा कुछ आएगा रिजल्ट, इनके बाहर कुछ नहीं आ सकता है। समझ में आया तो बात, मतलब इनमें से ही हमारा कोई रिजल्ट आएगा, बट इन so we can say अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। so random experiments are experiments like tossing a coin where the outcomes are, हम लोग को पता है कि ऐसा नहीं कि हम लोग का कोई भी unknown outcomes आ सकता है, outcomes are known but what will be the exact outcome that can only be estimated. Clear? So experiments like tossing a coin, throwing a die, these type of experiments are called random experiments. Number two is sample space. Now, what is a sample space is a very, very important thing. Sample space means all possible outcomes. We can say set of all possible outcomes when an experiment is performed. It's random experiment is performed. Okay. सो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, या तो हेड आ सकते हैं या फिर टेल आ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, आउटकम्स है। तो आउटकम्स को अपने लोग हम लोग ट्री डायग्राम मेथड से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम मेथड। समझ में, या हम ऐसे सैंपल स्पेस वाले मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो हेड या तो टेल, एक कॉइन को फेंकने के बाद आउटकम्स क्या आएगा, हेड या तो टेल, या ऐसे ऐसे ट्री डायग्राम फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। दिस इज आल्सो द वे। नेक्स्ट, अगर हम मान लो कॉइन को दो बार टॉस करते हैं, एक कॉइन को दो बार टॉस करते हैं, कॉइन है हमारे पास, उसको मैंने टॉस किया तो मैंने दो ब्रांचेस बनाए, क्योंकि आंसर या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। उसके बाद फर्दर टॉस करने के बाद अगर मान लो पहला बार में हमारा हेड आया था, पहला बार में अगर हेड आया था तो सेकेंड बार में भी वापस से या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। पहला बार में अगर टेल आया था तो वापस से हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। सो ये हो गया ब्रांचेस, आई मीन ट्री मेथड, ट्री डायग्राम मेथड। और इसको अगर हमको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हेड हेड ऐसे, ठीक है। उसके बाद हेड टेल, उसके बाद टेल हेड, उसके बाद टेल। तो हम लोग सैंपल स्पेस को आज बहुत अच्छे तरीके से पहले पढ़ेंगे, बिकॉज क्लास 11 में सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लास 10 में तो बहुत सिंपल सा सैंपल स्पेस होता था, ठीक है। दो बार दो डाई को फेंकने का या तो मैक्सिमम चार कॉइन को फेंकने का, इससे ज्यादा कुछ था नहीं। या तो ज्यादा ज्यादा लीप ईयर वाला क्वेश्चन था, ऑर्डिनरी ईयर वाला क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन मैक्सिमम क्या हो सकता था कि एक मान लो बहुत सारा एक स्पिनिंग व्हील है, उसमें ऐसा 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 तुम्हारा कलर्स है, और कोई अगर मान लो फेंक रहा है उसको लगाने, आई मीन टारगेट को हिट कर रहा है तो कितना परसेंट चांस है कि वो रेड वाला एरिया को हिट करेगा। तो मैक्सिमम इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। या मैक्सिमम और क्या क्वेश्चन हो सकता है कि एक बैग के अंदर इतने इतने कलर्स का बॉल है, अगर हम एक बॉल को सेलेक्ट करें तो क्या है, रेड होगा, क्या है कि वो नॉन रेड होगा। मैक्सिमम यही था क्वेश्चन। और एक था जहां पे तुम लोग को याद होगा अननोन निकालना होता था, नंबर ऑफ बॉल्स, प्रोबेबिलिटी दिया रहता था और नंबर ऑफ बॉल्स निकालना होता था, इससे ज्यादा कुछ था नहीं। तो एक बार इसीलिए फटाफट जो मैं कॉपी कर रहा हूँ उसको कॉपी करते जाओ। सी थ्योरी स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा बोरिंग हो, बट these are very important things, okay? So hurry up, copy down. Now see the next. तो इस तरह से हम लोग कॉइन्स के बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए तो एक आउटकम, दो आउटकम अगर है, दो कॉइन को टॉस करके चार आउटकम है, तो बताओ तो अगर कॉइन को
एन एम बार टॉस किया गया, कितना बार, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, कितना बार, एन बार। तो बता सकते हो कि उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 to the power n. Very good. It is 2 to the power m. Where m is the number of times a coin is tossed. Number 2, अगर मान लो एक डाई को हम लोग एक बार फेंकेंगे, डाई को मतलब एक बार ही फेंक रहे हैं हम लोग, तो उसका आउटकम्स कितना होता है? 6। अगर हम दो बार टॉस फेंकेंगे तो कितना आउटकम्स होगा? 6 या 36 होगा। क्यों? क्योंकि हर, देखो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि हर एक आउटकम, जैसे कि मान लो हम लोग ने डाई को टॉस फेंका, ठीक है, थ्रो किया, डाई को थ्रो किया, तो आउटकम्स 1 2 3 4 5 या फिर 6 आ सकता है। हर एक आउटकम को हम दो बार फेंक रहे हैं तो क्या होगा? हर एक आउटकम को हम फर्दर कितने के साथ एसोसिएट कर सकते हैं? याद करो, ये सब चीज हम लोगों ने कहां पढ़ा था? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन रूल में। अगर मान लो मैं हर एक आउटकम को 1 2 3 4 5 और 6 चीजों के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, तो ऐसा टोटल 6 चीज कितने, टोटल कितना एसोसिएशन ऐसा फॉर्म होगा? इस तरह का टोटल कितना एसोसिएशन फॉर्म होगा? 6 या 36 एसोसिएशन फॉर्म होगा। बिकॉज अगर हम एक को 6 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, दूसरे को वापस 6 के साथ, तीसरे को भी वापस 6 के साथ, तो टोटल कितना आउटकम्स हो गया? 6 या 36 होगा। कि मैं ऐसे ड्रॉ नहीं कर रहा, समझ में? तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि एक डाई को एक बार फेंका जा रहा है तो आउटकम 6 हो रहा है, दो बार फेंका जाएगा तो 6 टू द पावर 2, तीन बार फेंका जाएगा तो 6 टू द पावर 3, अगर m बार फेंका जाएगा तो 6 टू द पावर m हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, डाई वाला और कॉइन वाला, ठीक है। कि चलो m के जगह पे हम लोग ने लगा दिया जितना बार हम लोग एक कॉइन को फेंक रहे हैं, या फिर एक बार में जितना कॉइन को फेंक रहे हैं। m क्या डिनोट कर रहे हैं? अगर मान लो तुम्हारे पास एक ही कॉइन है और तुमको उसको 5 बार फेंकना है, सेम कॉइन को 5 बार फेंक के आउटकम देखो, या तुम्हारे पास 5 कॉइन एक बार में ही है, तुमको देखना आउटकम, एक ही बात हुआ। एक कॉइन को तुम 5 बार फेंको या 5 कॉइन को एक बार में फेंक दो, बात बराबर है। क्योंकि हमको ओवरऑल क्या देखना है? पांचों कॉइन्स का सीक्वेंस को देखना है कि रिजल्ट क्या है, और रिजल्ट्स को इनको ऑब्जर्व करना है। तो ओवरऑल टोटल कितना आउटकम्स होगा? सेम 2 to the power m, when m is the number of times a coin is tossed, n is the number of times a die is thrown. Now tell me once, ये मैं डाई वाला थोड़ा बताया था एक बार। जैसे डाई वाला हमको पता है, क्लास 10 में तुम लोग ये चीज किया होगा और सबको तुमको पैटर्न पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है? तुम एक बार सबको अपने अपने सर वो ब्रैकेट के अंदर s क्या है सर? अच्छा, s का मतलब याद करो, अपनी कॉपी में देखो, सैंपल स्पेस s से डिनोट किया जा रहा है। s मतलब ठीक है सर, ठीक सैंपल है। स्पेस। तो उस सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स है? n ऑफ s। n ऑफ s का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सैंपल स्पेस। Because what was sample space? Sample space is a set. तो set of all possible outcomes. इस set के अंदर कितने outcomes हैं? 6 to the power n. इस set के अंदर कितने outcomes हैं? 2 to the power m. और याद रखना, set को हम लोग यानी sample space को हम लोग हमेशा कैपिटल S से ही डिनोट करेंगे, और किसी सिंबल से नहीं डिनोट करेंगे। ओके, अब देखना नेक्स्ट। अब मैं एक बार चाहता हूँ कि सबको अपने अपने कॉपी में जो आउटकम्स होता है दो डाई को फेंकने के बाद, वो सारा एक बार ड्रॉ कर दो, यानी लिखो देखिए, इस 1, 1 इस तरह से, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इसका एक कार्य लिखने का, तुम लोग लिखो अपने अपने कॉपी में एकदम। And the way I am writing, okay, because I'm going to show you, I will be showing you one pattern, okay, which will help you a lot. Now see, एक बार सबको ये पैटर्न इस तरीके से लिख लेना, देखो एक बार बोल, ठीक है, ध्यान। Now see, these are the pair of doublets. Note down. Doublets means what? दोनों डाई पे सेम रिजल्ट आने को क्या बोलते हैं हम लोग? डबलेट बोलते हैं। जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। अब देखो, तो ये सारा पेयर है, देखो एक बार ध्यान से, ये सारा पेयर है,
जिसमें अगर हम लेते हैं सारे पेयर डायगोनली तो इसका सम टोटल 2 आएगा। देखना एक बार, दोनों डाई पे जो वैल्यू है उसका सम टोटल 2 आएगा। इसको अगर हम दोनों को लेते हैं डायगोनली तो देखो एक बार, इसका सम टोटल कितना आएगा, 3 आएगा। चेक कर लो ऐसे डायगोनली। इधर अगर हम देखेंगे ध्यान से, नहीं पर इधर अगर हम देखते हैं ध्यान से देखो तो यहाँ पे सम टोटल हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। चेक कर लो। अगर हम यहाँ पे डायगोनली चेक करते हैं, ये चीज तुम लोग क्लास 10 में पढ़ रही है, आई नो दैट, ये डायगोनली क्या आता है, सम टोटल 5 आता है। चेक कर लो इधर, मतलब 6 तुमको खोजना नहीं कि सम टोटल 6 कहाँ पे आ रहा है। सम टोटल 6 कहाँ पे आएगा, देखो ये सारा जगह सम टोटल 6 हो, इतना खोजने का जरूरत नहीं। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि कौन सा पेयर में सम टोटल 7 है, तो तुम ऐसे करके खोजो मत कि 1,6 2,7, ऐसे करके डायगोनली हम लिख सकते हैं। देखो ये बदल कर सकते हैं, 6 + 1 7 5 + 2 7, देखो डायगोनली मैट्रिसेस वाला एग्जैक्टली इस तरीके से हम देखें तो ये उस हम देख रहे हैं पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म है। देखो यहाँ पे सम टोटल 8 है, देखो क्या लगे तुम क्लास 10 में, ये था सम टोटल 9, ये था सम टोटल 10, ये था सम टोटल 11 और ये सम टोटल 12। ऑलरेडी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग खोज सकते हैं। ये पैटर्न है, हमेशा याद रखिए ये पैटर्न है और ये पैटर्न काम करता है। तो इस तरह से सम टोटल 2 है 3 है। अब हम देखेंगे सैंपल स्पेस निकालना है। अगर हम एक बैग में से एक बॉल निकाल रहे हैं तब तो बहुत बढ़िया है, आराम से तुम लोग निकाल पाओगे सैंपल स्पेस क्या है। लेकिन अगर 2 बॉल्स निकाला जाएगा, 3 बॉल्स निकाला जाएगा तो क्या होगा, एक बार इसको कॉपी कर लेंगे। नाउ सी एवरीवन, सपोज एक बैग में, let's take one example. Suppose in a bag we have got 4 red balls, 6 green balls and 8 blue balls. ठीक है, ध्यान देना। तो अपना सैंपल स्पेस का डेफिनेशन पहले क्लियर कर लो अपने दिमाग में। देखो सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आई मीन रैंडम एक्सपेरिमेंट, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद अपना जो भी पॉसिबल आउटकम्स ध्यान में आ रहे हैं, दिमाग में आ रहे हैं, उसके कलेक्शन, उसके सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस बोलते हैं। और उसके गिनने के बाद उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग n ऑफ s से यहाँ डिनोट कर रहे हैं। समझ में आती बात। अब एक बात बताओ, एक बैग में 4 रेड 6 ग्रीन 1 ब्लू बॉल्स है और मैं अगर तुमसे बोलूं कि एक बॉल्स को सेलेक्ट करो तो तुम्हारे दिमाग में कितने सारे ऐसे ऑप्शंस आ रहा है, कोई बता सकते हैं? कितने वे से हम लोग एक बॉल्स को चूज कर सकते हैं, कोई बताओ? 18। बहुत सिंपल। क्यों 18 बिकॉज यहाँ पे इस बैग में टोटल कितना बॉल्स है, 18 बॉल्स है और मुझे एक बॉल चूज करना है। तो वो जो एक बॉल है, वो या तो वो एक रेड, पहला उस रेड में से एक रेड हो सकते हैं, सेकंड रेड या थर्ड रेड या फोर्थ रेड, 4 वेज हुआ। इसका एक ग्रीन, दूसरा ग्रीन, तीसरा ग्रीन, चौथा ग्रीन, तो ऐसे करके 6 वेज, इसका 8 वेज। तो टोटल मिला के कितना वेज हमारे दिमाग में आ रहा है, टोटल कितना वेज आ रहा है, टोटल 18 वेज आ रहा है। तो अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन बॉल, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन बॉल, मतलब एक बॉल हम कितने वे से चूज कर सकते हैं, तो सीधा आंसर है 18 वेज। 18 वेज हमारा आंसर है, टोटल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन बॉल। अगर मान लो तुमसे पूछा जाए नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 बॉल्स। अब देखो ये चीज तुम लोग क्लास 10 में नहीं ऐसा चीज प्रॉब्लम आया था, याद करो क्लास 10 में इस तरह का आया था प्रॉब्लम नहीं। एक बॉल्स वाला सब में एक ही, हाँ कॉइन वाला में 3-4 बार फेंका जा सकता है, डाई वाले में 2 से 3 बार फेंक के तुमको सब बनाया जा सकता था, लेकिन बॉल वाले में एक ही बार, सिलेक्शन वाले में एक ही बार। देखो मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, सिलेक्शन तुम लोग एक पर्टिकुलर चैप्टर में किया था और वो क्या था, कॉम्बिनेशन बोल के एक चैप्टर था, उसका नाम क्या था, देखो तो कॉम्बिनेशन/सिलेक्शन। अगर तुमको जानना हो कितने वे से हम लोग, कितने पॉसिबल वे से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, तो वो याद करो, सिलेक्शन एक बोल के चैप्टर ही था। तो अगर मुझे मान लो तुमसे पूछे हम अगर ये कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 बॉल्स, बैग में एक बॉल सेलेक्ट कर रहा है तो 18 वेज हो गया, 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे तो कितना वेज होगा, कोई बता सकता है? 18 into 17 सर 9, 3 into 5 into 8। लेट मी सी, मैं ये देखता हूं कि कौन आंसर दे पाएगा कि अगर एक बैग में एक बॉल है तो आंसर 18 होगा, 2 बॉल्स होगा तो कितने में से हम 2 बॉल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं? सिलेक्शन बार बार मैं बोल रहा हूं, एक था सिलेक्शन, दूसरा क्या था, अरेंजमेंट। याद करो क्लास 10 70 1
17 1 17 16 कुछ भी कैसे होगा। एक जन बोला था सही आंसर जो शुरुआत में बोला था, बट उसने ये तो दिमाग में नहीं लगाया, बता रहे क्या होगा। लेट मी हियर फ्रॉम किसी को नहीं पता है, मतलब ये पूरा का पूरा इसका मतलब परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस गोल हो गया। सर 18 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल। तुम जो है ना, तुम यू आर नियर टू आई मीन द आंसर, जो आंसर है करेक्ट आंसर है, तुम उसके आसपास है, लेकिन दो कांसेप्ट को 18 मिक्स plus कर 17 दो कांसेप्ट को तुमने मिक्स कर दिया। क्या तुमको यहाँ तुम आइडेंटिफाई ये नहीं कर पा रहे कि ये चैप्टर का जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, ये परम्यूटेशन से रिलेटेड है या कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। oh in how many ways can we याद करो, इस तरह का मैंने क्वेश्चंस दुनिया भर का कराया है कॉम्बिनेशन चैप्टर में। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 बॉल्स? यस, हाँ बोलो, सीधा सा आंसर है यस। हाँ बोलो। सर 18p2। 18C2, 18P2 नहीं, हाँ सर वही। 18C2 वेज। समझ में आया तो बात? टोटल हमारे पास 18 बॉल्स है, और मुझे यहाँ से जानना है कि मैं 2 बॉल्स कितने पॉसिबल वे से मैं चूज कर सकता हूँ, कितने वे से मैं चूज कर सकता हूँ। ये 18C2 वेज, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ क्लास 11 का परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस करने के लिए, सॉरी प्रोबेबिलिटी करने के लिए परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस तो पूरा क्लियर होना पड़ेगा सर इतना टॉपिक है, उसके बिना एकदम पॉसिबल नहीं है ये वाला चैप्टर, याद रखना। लेकिन होप मत खोना, अभी हम बताएंगे कैसे करके ये चीज, अभी हम वापस से थोड़ा रिवाइज करा देंगे, ठीक है, ये वाला टॉपिक को तो ध्यान रखना है, क्योंकि पता है कि तुम लोग टॉपिक को और चैप्टर्स को इतना सीरियसली ले रहा है, दैट आई नो, ओके। तो ध्यान देना एक बार, अगर मान लो पूरा 18 बॉल्स में से मुझे 2 बॉल्स को चूज करना है, देखो मैंने क्या बोला, चूज, मैंने ये तो नहीं बोला ना अरेंज करना है, कहीं भी मैंने वर्ड यूज किया अरेंजमेंट नहीं। देखो 2 टॉपिक तुम लोगों ने पढ़ा था, एक था परम्यूटेशंस और दूसरा क्या था, कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सिलेक्शन ओनली, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट। तो परम्यूटेशंस मतलब अरेंजमेंट होता है, मतलब क्या, मुझे जानना अगर है कितने वे से मैं इस दोनों सीट पे बिठा सकता हूं तुम लोगों को। तो कोई बोलेगा नहीं मैं यहां बैठूंगा, कोई बोलेगा मैं यहां बैठूंगा, तो बहुत सारा वेज आएगा कि नहीं दिमाग में। तो वो अगर टॉपिक वाला बात है, मतलब वो परम्यूटेशन के अंदर आ रहा है। और जहां पे अरेंजमेंट नहीं, सीधा मुझे कहीं पिकनिक ले जाना है, तो मैं ए को सेलेक्ट करूं पहले, फिर बी को सेलेक्ट करूं, लड़ेगा नहीं ना, क्योंकि दोनों जा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे 2 सीट पे बिठाना है तो जरूर लड़ेगा, नहीं मैं यहाँ पे बैठूंगा, मैं यहाँ पे बैठूंगा, ए बी बी है, 2 वेज आ रहा है ना। लेकिन मुझे, मैंने ए बी को बोला चलो ए बी, फिर बोला मैंने बी ए, चलो, कोई कभी झगड़ा का बात ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन कर रहा हूँ। उसको भी पता है कि मैं ए का नाम लूँ या बी का नाम लूँ, पहले कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो टॉपिक को समझो पहले ध्यान से। एक टॉपिक है सिलेक्शन, जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमको देखना होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज है, कितने चीजों का कंपोजिशन है। कंपोजिशन ए एंड बी का है। अगर मान लो सपोज कोई भी चीज जब हम कुछ खा रहे हैं, उस खाने वाले चीजों में अगर मान लो कंपोजिशन लिखा रहता है, तो ऑर्डर में लिखना जरूरी है, इट्स नॉट कंपल्सरी। समझ में, उसमें हमको सारे चीजों जितना इंग्रेडिएंट्स है वो मेंशन करना जरूरी है, किस ऑर्डर में वो जरूरी नहीं है। सो सिमिलरली ऑर्डर मैटर जहां नहीं करता मतलब सिलेक्शन हो गया, और जहां पे ऑर्डर मैटर करता है मतलब अरेंजमेंट हो गया, मतलब परम्यूटेशन। तो ये फॉर्मूला क्या काम करता है, एनपीआर, और ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि अगर मुझे टोटल में से पूरा एन चीजों में से 8 चीजों को अरेंज करना हो, कितने वे से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, इतने वे से। ये पूरा फॉर्मूला खुद में एक तरह का मशीन है, ये हमको आंसर दे देगा। अगर मान मुझे जान लो 5 लोगों को 2 सीट्स पे कितने वे से बिठाना है, 5p2 वेज। 5 लोगों को में से 2 लोगों को कितने में से चूज करना है, 5c2 वेज। खत्म। सेलेक्ट तो बस कॉम्बिनेशन लगा लो, अरेंज तो यहाँ पे परम्यूटेशन लगा लो। और पूरा अगर डिटेल में जानना है, सो यू हैव गॉट प्लेलिस्ट, आई विल शेयर दिस after 2 more classes. I'll start permutations and combinations in crash course batch if you all want, because I know that सब कोई तो पूरा का पूरा रिसोर्सेज है अवेलेबल, एग्जाम के लिए पूरा तैयारी हो रहा है, पूरा एकदम फुल प्रिपरेशन हो रहा है। सो उसके लिए कोई जवाब, कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। आई मीन पूरा टेक्नोलॉजी और एकदम पूरा दुनिया भर का एकदम पूरा लगा देगा, पूरा जोड़ तोड़ तुम लोग एकदम, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एकदम 5G का इंटरनेट लगा करके आंसर्स तो एक चुटकी में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर अटेंड करना होगा, कुछ सीखना होगा तो जरूर कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। दैट आई विल बी स्टार्टिंग जस्ट आफ्टर 2 days, okay, permutations, combinations. I am trying my level best, I will work hard, but you all be smart in the sense जुगाड़ करो, क्या क्या जुगाड़ करना है
क्या क्या चीज चाहिए एग्जाम में करने के लिए? इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल, हेडफोन्स, ऐसे चीजें जुगाड़ करो, मैं मेहनत करूंगा, ठीक है? यू आर स्मार्ट, अभी तो क्या है ना, स्मार्ट स्टडी, अभी तो स्मार्ट चाहिए ना, स्मार्ट स्टडी चाहिए, अभी थोड़ी ना तुम्हारा मेहनत वाला कोई चाहिए, अभी एकदम स्मार्ट बनो, इस तरह का स्मार्ट की सब जुगाड़ कर पाएंगे, हाईटेक बना लो अपने रूम को, एक बार में आ जाएगा। हम लोग को बस फोन चाहिएगा जियो के साथ, अगर आप साथ दे देगा तो बस उसके बाद तो सारा हो ही जाएगा, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन। सर कौन से चैप्टर 12 में काम आता है? देखो वैसे तो मैं जब कराता हूँ 12 में, तो जो भी चीज मैं कराता हूँ वो ये सोच के नहीं कराता हूँ कि 10 11 में कितना किया है, तुमको कितना पता है। ओके, लेट्स कम टू टॉपिक नाउ। सो 18C 2 वेज हो गया। अगर मैं इसी हिसाब से पूछूं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 balls, तो सेम वे 18C 3 वेज, और इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम लोगों को एकदम फ्री दिया जा रहा है कि चलो कैलकुलेटर यूज कर लो, उसके लिए फॉर्मूला क्या था इसका? ठीक है, जस्ट अ मिनट एवरीवन, जस्ट नोट डाउन। तो इसका फॉर्मूला के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल हम इस फॉर्मूला पे क्या है उस पे दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि फॉर दिस यू आर अबाउट कैलकुलेटर। तो लेट अस फोकस ऑन कंसेप्ट, बिकॉज अभी मुझे ये समझाना है कंसेप्ट क्या है, और उसके ऊपर डिटेल में हम लोग तो देखेंगे अभी क्लास जो दिन बाद जो स्टार्ट होगा, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ऑलराइट एवरीवन, सो लेट्स कम आई मीन फोकस हियर, ओके? और ध्यान देने का, तो ये हो गया ऑल पॉसिबल वेज, इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे, ठीक है? और मैं इसके ऊपर एक सम्स भी कराऊंगा। तो ये हो गया सैंपल स्पेस के बारे में। नेक्स्ट, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4th टॉपिक व्हिच इज इवेंट। तो इवेंट क्या होता है? देखो एक बार प्रोबेबिलिटी में हम लोग का ये भी एक नया टर्म आता है, इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से नोट करना। इवेंट का मतलब हो गया जैसे कि हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? परफॉर्म करने के बाद कुछ ना कुछ हमारे मन में एक चल रहा है कि ये आ जाए, वो आ जाए, ऐसा आ जाए। मतलब अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड आ जाए, एक डाई को फेंक रहे हैं तो 1 2 3 आ जाता है तो बहुत अच्छा होता है, या मतलब मान लो ऑड नंबर आ जाता है तो बहुत अच्छा होता है। अगर हम कुछ ऐसा कुछ अगर हम बेट कर रहे हैं तो खेल रहे हैं, तो अगर मान लो हम ताश का पत्ता को सेलेक्ट करना चाहते हैं रैंडमली, बहुत जो स्मार्ट होता है, जो आई मीन बहुत एक्सपर्ट होता है, वो लोग जानना चाहता है कि एस कार्ड आ जाए बिना देखे, वो निकाल लेता है ना बहुत तरीके से। तो अगर वो सब चीज अगर हम लोग देखें तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि इवेंट का मतलब होता क्या है? इवेंट का मतलब जो हमारे दिमाग में चलते रहता है एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद, उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं? हम इवेंट बोलते हैं। सो वी कैन से दैट इवेंट मींस पार्ट ऑफ द सैंपल स्पेस। इवेंट का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट, और आई कैन बेटर से दैट योर एक्सपेक्टेशन, ओके, तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन है एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद, योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट, and make sure that your event cannot be out of your sample space. Your event will be always, that particular event will always belong to the sample space set, ठीक है? तो इस पे हम लोग जब सर्च करेंगे तो ये चीज और हम क्लियरली देखेंगे, ठीक है? एक्चुअली गड़बड़ क्या हुआ था क्लास 10 में, क्या था कि तुम लोग डायरेक्ट आंसर पे फोकस करता था, लेकिन लेवल में सीखना क्या होता है, तो वो चीज को, उस मिस्टेक को करेक्ट करना है, यहाँ पे प्रॉपर तरीका यूज करना है, क्योंकि क्लास 12 में वही हेल्प करने वाला है। समझ में आया तो बात? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है प्रोसेस। नेक्स्ट नंबर 5। अब देखो नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कि श्योर इवेंट क्या होता है। श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इस इवेंट के लिए मुझे सोचना ही नहीं है, इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि वो होगा ही। श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है? जिसका आंसर जिसका ट्रूथ वैल्यू एक ही होता है। और इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है? जिसका ट्रूथ वैल्यू एक ही होता है। जैसे मान लो अगर हम ये बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो विल बी वेडनेसडे, क्या इसमें कोई अनसर्टेनिटी है? नहीं, 100%, 1 प्रोबेबिलिटी इज 1। इसका ये प्रोबेबिलिटी तो श्योर इवेंट है। हम बोल क्या रहे हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो विल बी थर्सडे? आज अगर ट्यूसडे तो कल थर्सडे हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या होगा आंसर? 0 होगा। सो कहने का मतलब है श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है? वो इवेंट जो 100% होगा, जिसका हाँ ना का बात ही नहीं है, हाँ 100% होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1 होता है। So probability of sure event is always equal to 1. Probability, P means probability, ब्रैकेट क्या है? श्योर इवेंट, वो हमेशा 1 होता है इसका प्रोबेबिलिटी। और कभी भी हम लोग श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो तो श्योर इवेंट है, उसका प्रोबेबिलिटी निकाल के क्या फायदा है? नेक्स्ट नंबर 6।
इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी विल बी 0, ठीक है, बिकॉज ये कभी भी नहीं होगा। ओके, और हम लोग किस तरह का इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जिसका आंसर हम लोग यस और नो में नहीं दे सकते। जैसे कि अगर मान लो मैं कॉइन को टॉस करने के बाद अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, आई मीन हम ऐसे पूछ सकते हैं, हम अगर बोलेंगे कि हेड आएगा, अगर हम ये बोलेंगे कि सनराइज इन द ईस्ट, यू से यस, सनराइज इन द वेस्ट नो, बट अगर हम ये बोलेंगे कि कॉइन इज टॉस्ड हेड विल कम, तो तुम यस नो बोल सकते हो? नहीं, तुम बोलेगा नहीं, चांसेस है आने का 60%, 40%, ऐसे तुम कुछ भी बोल सकते हैं। Are you understanding my point? So that's why हम लोग जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसका हम आंसर यस और नो में नहीं दे सकते हैं। सो इस तरह का इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, अब उसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं। तो फिर इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा किसी भी इवेंट का, पी का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट के अंदर किसी भी इवेंट, मतलब इवेंट का मतलब जो हम सोच रहे हैं, जो हम आशा कर रहे हैं ये हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम आशा कर रहे हैं कि वो चीज हो जाएगा, तो जो चीज का हम आशा कर रहे हैं वो इवेंट हो गया। वो क्या है? इवेंट। इवेंट का मतलब क्या है? जो हम एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद सोच रहे हैं ना कि ये हो जाएगा, उसको इवेंट बोलते हैं। तो उस इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है वो हमेशा मोर देन 0 होता है और लेस देन 1 होता है। समझ में आया तो बात? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज मोर देन 0 एंड लेस देन 1। किसी भी एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी मोर देन 0 होता है, लेस देन 1 होता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी है क्या? एक ये रेशियो है, एक तरह का, ये देखा जाए तो क्या चीज का रेशियो है? रेशियो ऑफ ऑल पॉसिबल वेज ऑफ अकरेंस ऑफ योर आउटकम, व्हाट यू आर थिंकिंग बाय ऑल पॉसिबल वेज, दैट इज सैंपल स्पेस। हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? सैंपल स्पेस। और न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? उस सैंपल स्पेस में जो हम सोच रहे हैं वो सैंपल स्पेस में कितना बार है जितना बार है उसको ऊपर लिख दो और डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इस रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी। तो याद रखना P मींस प्रोबेबिलिटी, P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी। ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है वो क्या है? किस चीज का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और उस चीज का प्रोबेबिलिटी होगा क्या? इट इज रेशियो। क्या चीज का रेशियो? नीचे पूरा और पॉसिबल आउटकम्स आएगा और ऊपर क्या आएगा? उस आउटकम में जितना बार हम जो सोच रहे हैं वो जितना बार उसमें एग्जिस्ट होता है, काउंट कर लो, लिख दो, और इस रेशियो को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सो विद दिस एवरीवन I'm going to give you a few questions because बुक का अगर तरीका फॉलो करोगे तो क्या होगा? खाली सम्स होगा, कंसेप्ट ढंग से क्लियर नहीं होगा। तो मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो फटाफट लिखो। इस क्वेश्चन से क्या होगा कि तुम्हारा पूरा कंसेप्ट जो है प्रोबेबिलिटी का, एक तुमको आइडिया मिल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी में बेसिकली कर क्या है। सो एवरीवन राइट आउट द क्वेश्चन आंसर। हरी राइट। Now I want everyone to just listen here what I am saying and just copy down that the question. Right. In a bag containing 4 red, 6 green and 8 blue balls, same जो मैंने लिखा था उसमें बोर्ड पे. In a bag containing 4 red, 6 green and 8 blue balls. Okay. One ball is drawn from the bag. One ball is drawn from the bag. Now, full stop. Find the probability, number 1. Find the probability, number 1, getting a red ball. Number 2, getting a blue ball. Number 3, getting a non-blue ball. Next question now. Change the question now. So can you repeat the third part? Getting a non-blue ball. Right, third person non-blue ball, right? सर थर्ड वाला एक बार वापस से बोलिए सर, क्लियर नहीं सुनाई दिया। Getting a non-blue ball. Getting a non-blue ball. Okay sir. Next question. See now in every question जो अभी हम देने वाले बॉल्स पे जो नंबर ऑफ बॉल्स है उतना ही रहेगा बैग में, ठीक है? बस जो सिलेक्शन है वो बदल जाएगा, ठीक है? और उसके हिसाब से मैं प्रोबेबिलिटी पूछूंगा।
So you just think that number of balls in the bag is same. I will just write in a bag, in the given bag. Okay, in the given bag, two balls are drawn from the given bag. Two balls are drawn. Find the probability number one. Find the probability number one getting exactly two red balls. Getting exactly two red balls. Number two, sub question number two, okay? Getting exactly two blue balls. Sub question number three, getting one red and one blue ball. Getting one red and one blue ball, okay? Next, getting getting none green balls. Okay, how many questions I've given? 4. Now write down one more question. Number of the bag remains same. उस bag के अंदर इतना balls है, that is same. Now change the question and write down. In the given bag, 3 balls are drawn. From the given bag, 3 balls are drawn. Find then is next. Full stop. Find the probability of number 1. Find the probability of number 1 getting 3 blue balls. Getting 3 blue balls. ठीक है, getting 3 blue balls. Number 2, getting exactly 2 red balls. Next, getting at least one red balls. सर हाँ, सर गेटिंग एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स मतलब सर जो तीसरा बॉल है वो कुछ भी हो सकता है और हम सब केस में 3 बॉल से सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन, लेकिन Okay. उनमें से 2 रेड बॉल्स भी होना चाहिए, ना 2 से ज्यादा रेड बॉल, ना 2 से कम रेड बॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन. गेटिंग एटलीस्ट, क्या बोला था मैंने? एटलीस्ट वन रेड बॉल. नेक्स्ट, उसके अंदर एक अभी और क्वेश्चन लिखते जब बहुत सारे क्वेश्चन हो. गेटिंग एटलीस्ट टू ग्रीन बॉल्स. Getting at least 2 green balls. Next, getting at most 2 red balls. Getting at most 2 red balls. अब हो गया ये बॉल्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. From a deck of 52 cards, because see, अगर तुम्हारा ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, you just make sure that probability का कंसेप्ट क्लियर हो गया. उसके बाद हमको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कराना है, कंसेप्ट और अलग अलग कंसेप्ट बताना है, बट प्रोबेबिलिटी दिमाग में सेट हो जाएगा, चलो ये प्रोबेबिलिटी है. Now write down the next question. In a deck of 52 cards, 4 cards are drawn from the deck. I mean, 4 cards are drawn. Yeah, 4 cards are selected, whatever you may write. 4 cards are selected. Full stop. Find the probability number 1 getting all cards of the same suits. Getting all cards from the same suit. SUIT. मतलब diamond. Next, number 2, getting all cards of the same color. All card means 4, okay? Getting all cards of the same color. Getting all cards of different suits. Getting all cards of different suits.
मैं चाहता हूँ पहले ये सारे सब्स मैं सॉल्व करा दूं, ठीक है? तो ये कार्ड वाले क्वेश्चन में कितने सारे सब क्वेश्चंस हैं? ठीक सभी कर रहे हैं। तो मैं पहले एक बार सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, ठीक है? उसके बाद, क्योंकि ये हम आज कराएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कराना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो देखो मैं ये बताता हूँ कि सबको पहले मेरे तरीके को फॉलो करना है, आंसर पे कम कंसंट्रेट करना है। आंसर तो यस करना ही हमको, कंसंट्रेट की क्या है, बट प्रोसेस पे ज्यादा हमको कंसंट्रेट करना है, ठीक है? क्योंकि मैं वापस से बोल रहा हूँ, देखो एक्चुअली हर एक क्लासेस का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है सीखने का। क्लास 10 में तुम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था? नोइंग कि चलो प्रोबेबिलिटी बोल के एक टॉपिक है और कुछ नहीं। क्योंकि क्या किया था तुम लोग? कुछ भी नहीं किया था क्लास 10, आधा घंटा का चैप्टर था वो क्लास 10। और अब हम क्या देख रहे हैं कि चलो ठीक है, प्रोबेबिलिटी का एक बार पता चल गया, अब थोड़ा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से थोड़ा रिप्रेजेंट करें चीजों को, क्योंकि आगे जो है थोड़ा हायर लेवल में हम प्रोबेबिलिटी सीखने वाले। कब? क्लास 12। तो इसके लिए अभी हम लोग क्लास लेवल में क्या करने वाले, प्रॉपर और ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोबेबिलिटी का आंसर को रिप्रेजेंट करने वाले। तो पहला क्वेश्चन, एक बैग के अंदर 4 रेड बॉल है, 6 ग्रीन एंड 8 ब्लू बॉल्स है, ठीक है? और मैं यहाँ पे एक बॉल ही सेलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ। तो अगर मैं सिर्फ एक बॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कितने वेज से हम ये बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं? 18 वेज से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने n ऑफ s, देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखना तो पॉसिबल नहीं है ना, रेड 1 रेड 2 ऐसे करके ये लिखना पॉसिबल नहीं है 18 बार। तो मैंने क्या किया, उसके अंदर कितना होगा वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दिस व्हिच वी राइट द सम्स लाइक tossing a coin, throwing a die, we represent कि क्या है उसके अंदर, चलो ये लिख के दिखाओ, और उसके बाद काउंट करके लिखते हैं। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, काउंट करके लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे इस चीज को दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अब देखो पहला क्वेश्चन उसके अंदर क्या है, गेटिंग अ रेड बॉल, आई थिंक राइट, गेटिंग अ रेड बॉल। तो देखो सबसे पहले वो हमारा एक्सपेक्टेशन, वो हमारा आशा है कि चलो हम एक बॉल चूज कर रहे हैं तो हमको रेड बॉल मिल जाएगा, ये हमारा आशा है। और ये इसका संभावना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी होने का। तो मैं क्या करूं, देखो इवेंट याद करो, जो टर्म मैंने बताया था इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, एक पॉइंट, एक बॉल को सेलेक्ट करना, और वो बॉल रेड बॉल होगा, उसका संभावना क्या है। सो लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। बहुत लोगों को लग रहा है इतना क्या लिखने का जरूरत, एक लाइन में तो आंसर दिख रहा है रेड बॉल का, 4/18 बट ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे तरीके से लिखना है हम लोग। अब देखो हमको पता है कि हम इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, हम लोग अपने एक्सपेक्टेशन का होने का क्या चांसेस है, कितना चांस है यह निकाले। तो तुमको पता है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का क्या होता है, रेशियो होता है बाय सैंपल स्पेस। समझ में आया तो बात। तो हम ये चीज के लिए हमको n ऑफ इवन निकालना पड़ेगा। तो बताओ तो n ऑफ इवन क्या होगा, मतलब कितने वेज से हमको सिर्फ रेड बॉल मिलेगा, 4 वेज से। हमको पूरा 18 वेज में से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, आउट ऑफ टोटल, उसमें से जो हम चीज निकालना चाह रहे हैं, जो हम प्रोबेबिलिटी जिसका निकालना चाह रहे हैं, वो उसमें कितना बार एग्जिस्ट कर रहा है। 18 बार में वो कितना बार एग्जिस्ट कर रहा है, 4 बार एग्जिस्ट कर रहा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 4/18 एज पर द फॉर्मूला व्हिच इज 2/9। अब देखो ये चांसेस, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। इस वैल्यू को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हमको डे टू डे लाइफ में थोड़ी हम बोलते हैं अच्छा क्या प्रोबेबिलिटी है, वैसे क्या पूछते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी कि आज इंडिया जीतेगा मैच, क्या प्रोबेबिलिटी कि ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा, इस तरह का हम क्या पूछते हैं, क्या परसेंट चांस है, कितना परसेंट है, बेट लगाएगा 100% चांस है, 2%, हम लोग कुछ भी बोल देते हैं अनऑप्शनल, 200%, 400%। परसेंटेज कभी भी 400% ऐसे करके होता नहीं है, परसेंटेज 100% से ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम परसेंटेज बोलते हैं वी आर कंपेयरिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, सो इट कैन नॉट क्रॉस दैट। समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो वैसे ठीक वैसे ही हम लोग कोई भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो अगर, तो मैं उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तुम्हारा आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे एक बार क्या हुआ था क्लास 12 में, आंसर क्वेश्चन ऐसे आया था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चांस दैट सपोज रेड बॉल विल यू गेट अ रेड बॉल। पता है क्या किया था सब स्टूडेंट ने, 2/9 लिख के छोड़ के आ गया था, कितना मेरे मार्क्स मिला था, 99। समझ में आया तो डिफरेंस। तो ये सब छोटे छोटे चीजों का कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो 2/9 आगे आंसर। अब उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं कि परसेंटेज क्या है, उसको बस परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, दिमाग से चला गया ना, समझ में आया तो बात। तो ये मैं एक बार ये एक्सटेंड कर दिया मैंने, यहाँ पे परसेंटेज में बोला है तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बताओ तो एक बार, गेटिंग अ ब्लू बॉल। तो वैसे ही लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल।
So number of ways of getting blue ball out of 18. Out of 18 blue balls कितने वे से आ रहे हैं? 8 वे से, 8 वे से. So probability of E2 क्या होगा? 8 by 20. Sorry, 8 by 18. Number 3 क्या है बताना? Non-blue ball. Event of getting a non-blue ball. तो जब मुझे बोला जा रहा है non-blue ball, तो ब्लू को हटा दो और बाकी क्या देखो, ब्लू को हटा के देखो बाकी 10 है. हमको कलर से मतलब नहीं है. नॉन ब्लू मतलब हम भी सोचेंगे कि ब्लू के अलावा जो कलर है, हमको दिमाग ही नहीं लगाना है कि ब्लू के अलावा बॉल का कलर क्या है. नॉन ब्लू मतलब ब्लू छोड़ दो बस. 6 4 10 जैसे पूछेगा उस लैंग्वेज में हम लोग आंसर देंगे. हमको ज्यादा एकदम बॉल्स के पे जज नहीं करना कि और क्या बॉल्स का कलर है. नॉन ब्लू मतलब ब्लू को छोड़ के बाकी सब. नेक्स्ट, उसके बाद नंबर 4 क्या बताना सर? नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, तो ये है तुम्हारा, ये सारे क्वेश्चन है नंबर 1 का. तो हमको पता था कि तुम लोग आंसर देने के लिए तो एक लाइन में मुझे बोल देते ये चारों आंसर्स, 3 आंसर्स. बट एक्चुअली मेरा ऑब्जेक्टिव वो नहीं था, ये स्टेप्स दिखाना था. तो एक बार फटाफट इस तरीके से कॉपी करेंगे. सो नाउ एवरीवन नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लो मैं एक बैग में से 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कितने वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? इट इज 18C2 ways. इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा उस पर हमारा दिमाग भी लगाना नहीं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर है तुम्हारे पास. नेक्स्ट, अब पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट. जो हम 2 बॉल सेलेक्ट करें वो क्या होगा? क्या होगा वो 2 बॉल? एग्जैक्टली 2 रेड. एग्जैक्टली 2 रेड. तो हम पहले ऐसे इवेंट को डिक्लेयर करेंगे. लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 रेड. ठीक है, अब बताओ मुझे इतने वे से हम 2 रेड बॉल खाली कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? 4C2 ways. ठीक है, ये तो हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग ओनली 2 रेड बॉल. अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 6 by 1. इट इज 4C2 by 18C2 बिकॉज किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता क्या है? n of E1 by n of s. समझना, तो ये चीज को इंपॉर्टेंट है समझना. अब नंबर 2 में क्या है बताओ तो क्वेश्चन? Getting exactly 2 blue balls. एग्जैक्टली 2. वापस से बोलना ना सर ये वाला. देखो मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी. जो हम 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों का दोनों बॉल रेड बॉल है. दोनों का दोनों बॉल रेड बॉल है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मैंने गेटिंग एग्जैक्टली 2 रेड बॉल को E1 से डिनोट कर दिया. मुझे उसका नाम देना पड़ेगा ना, एक इवेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा. E1 दे दिया मैंने. ठीक है, अब E1 मतलब इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 रेड बॉल. अब बताओ मुझे आउट ऑफ 18C2 ways of getting 2 balls, exactly 2 red balls will occur in how many ways? हमको 2 रेड बॉल कितने वे से मिलेगा? 4C2 ways मिलेगा, क्योंकि 4 रेड में से 2 समझ गया. और इस इवेंट का मुझे अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है n of E1 by n of s. सैंपल स्पेस तो हर में सेम रहेगा. नेक्स्ट, लेट E2 be the event of, बोलना क्या है? एग्जैक्टली 2 blue balls. सर इसका फर्स्ट वाला सेम ही क्वेश्चन हुआ सर. एग्जैक्टली 2 ब्लू बॉल. सर क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स तो 2 ही है और एग्जैक्टली 2 बॉल्स तो वही हो गया. नहीं, आउट ऑफ, पर इसमें गलत हो जाएगा ना. 8 बॉल होगा. ब्लू का 8C2. हाँ मतलब वही प्रोसेस तो एकदम सेम. हाँ, क्या बोला तो? Now see the next question, that is number 2. Event of getting exactly 2 blue ball. तो 2 blue ball कितने वे से अकर कर सकते हैं? 8C2 ways. Now what is the probability of getting this? It is n of E2 by n of s. That is 8C2 by 18C2. All right. तीसरा क्वेश्चन क्या बताना है? एक बार 1 red, 1 red and 1 red 1 blue. So let E3 be the event of getting 1 red and 1 blue. So what is the number of ways of getting 1 red and 1 blue? देखो पूरा वेज है 18C2, उसमें से अब मैं पूछ रहा हूं कि कितने वे से हम एक रेड और एक ब्लू ही से निकाल सकते हैं. कोई बता सकता है कितने वे से? 4C1 into 8C1. वेरी गुड. इट इज 4C1 into 8C1. देखो याद करो, into का मतलब क्या था, याद करो, मैंने बताया था. अगर हम प्लस दे दे बीच में मतलब गलत हो जाएगा. प्लस का मतलब क्या हुआ पता है? मतलब या तो करेक्ट, वेरी गुड. और मतलब या तो हम एक रेड निकाल रहे हैं या फिर एक ब्लू निकाल रहे हैं.
तो इन दोनों केस में तो एक ही एक निकाल है ना, लेकिन मुझे तो चाहिए 2 बॉल। वो 2 बॉल का कलर क्या होना चाहिए? एक रेड एक ब्लू, एक रेड एंड एक ब्लू। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E3? इट इज 4C1 into 8C1 by 18C3। सर वो कैलकुलेट करना पड़ेगा या यहाँ पे छोड़ सकते कर लेना कैलकुलेट कैलकुलेटर से, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्या है? नॉन ग्रीन नॉन ग्रीन बॉल। तो यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है नेट E4 be the event of getting non green ball। Sir, So- 12C2 by 18C2. तो कितने सारे नॉन ग्रीन बॉल है? नॉन ग्रीन मतलब ग्रीन छोड़ के कितने बॉल है? 12। सो यू आर करेक्ट, इट इज 12C2। ये हो गया नंबर ऑफ वेज, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 12C2 by 18C2। आई थिंक कांसेप्ट समझ में आया ना, प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत। आई थिंक इसके अंदर इतना ही क्वेश्चन है टोटल। हाँ हाँ अब तुम लोग एक बार 3 बॉल्स वाला ट्राई करो पहले खुद से। I'm sorry, this I made mistake. Okay, this is not 18C3. It should be 18C3. It should be 8C2. मैं गलती से 3 लिख दिया। Okay. So I'll just help you. Just check your answer. मैं एक बार बताते जा रहा हूँ और अपना आंसर चेक कर लीजिए। ध्यान देना एक बार। तीसरे वाले सम में हम लोग टोटल 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 18 बॉल्स में से 3 बॉल्स कितने में से हम चूज कर सकते हैं? 18C3 में से। पहला सम तो बहुत आसान है, इसमें बोला जा रहा है नॉर्मल स्पेस। कितने में से क्या पूछा? 3 ब्लू बॉल्स। तो यहाँ पे बहुत सीधा सीधी जैसे पिछले वाली था, इवेंट ऑफ गेटिंग 3 ब्लू बॉल्स। So what is the number of ways of getting blue balls? 8C3. So your probability is 8C3 by 18C3. What is number 2? exactly 2 Exactly 2 red balls. E2 with the event of getting exactly 2 red balls. तो exactly 2 red balls का मतलब क्या हुआ? हम लोग क्या है इसमें 1-2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं? नहीं, सेलेक्ट 3 ही कर रहे हैं, बट उस 3 में से 2 ब्लू होना, 2 रेड बॉल होना चाहिए। तो 2 रेड बॉल होने के लिए हम रेड में से सेलेक्ट करेंगे तब तो रेड बॉल आएगा। एंड और भी तो एक सिलेक्शन करना है ना, अपना जो पूरा 3 वाला जो है, 3 वाला कंप्लीट करने के लिए 2 तो रेड हो गया और एक क्या होगा? नॉन रेड होगा। क्या होगा? एक रेड नहीं होगा। तो रेड नहीं कितना है? कितना रेड बॉल नहीं है? 40। यानी कितना नॉन रेड बॉल? 40। सो आंसर क्या होगा? 4C2 into 14C1। समझ में आया तो बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें से एग्जैक्टली 2 रेड होना चाहिए, ना मतलब 2 से ज्यादा रेड, ना 2 से कम रेड होना चाहिए। तो 2 रेड तभी आएगा जब हम 4 में से 2 रेड सेलेक्ट करेंगे। तो एंड एक नॉन रेड तभी आएगा जब हम जितने नॉन रेड बॉल्स में से एक रेड सेलेक्ट करेंगे। और बीच में इनटू क्यों वो पता है, प्लस का मतलब ये हो जाएगा कि या तो 2 रेड बॉल या फिर एक नॉन रेड बॉल, बट ऐसा नहीं है, हमको टोटल 3 बॉल सेलेक्ट करना है। फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? ये इसके बाद नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? at least 100 Now see, this is very important. At least 1 red. What is the meaning of at least 1 red? At least 1 मतलब कम से कम एक रेड। एग्जैक्टली में और एटलीस्ट में बहुत फर्क होता है, याद रखना। एटलीस्ट 1 रेड का मतलब थोड़ा ध्यान देना, हमको टोटल 3 बॉल सेलेक्ट करना है और एटलीस्ट 1 रेड का मतलब हुआ कि एक रेड बट पूरा 2 को कंप्लीट करने के लिए एंड 2 नॉन रेड, या फिर ये हो सकता है एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब मिनिमम उतना, उससे ज्यादा तो जा ही सकते हैं। कम से कम तुमको 90% लाना है तो 90 से नीचे लाओगे, 90 से ज्यादा लाना है तुमको, 90 या 90 से ज्यादा। तो कम से कम एक रेड बॉल, मतलब एक रेड बॉल या उससे ज्यादा, एक से नीचे नहीं हो सकता है। एक रेड बॉल या 2 रेड बॉल। तो 2 रेड बॉल तो साथ में 3 को कंप्लीट करने के लिए एक क्या होगा? नॉन रेड। 3 रेड बॉल तो पूरा का पूरा 3 तो हो ही गया। अब तो कुछ कम हमको फिल नहीं करना है, मतलब बाकी पूरा 3 को कंप्लीट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों का तीनों रेड हो गया और इससे ज्यादा हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हम 3 बॉल से सेलेक्ट कर रहे हैं। 3 बॉल्स में से कम एक रेड होना चाहिए। समझ में आया तो बात? तो ये चीज परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में भी तुम लोग बहुत अच्छी तरह से देखा है तुमने।
अब हम इस केस को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? तो सबसे पहले लेट E3 be the event of getting at least one red ball. इसको लिखेंगे कैसे हम? N of E3. तो सबसे पहले एक रेड, तो 4 रेड में से एक रेड. कितना नन रेड है? 14. और ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा n of E3 by n of s. n of E3 ये है पूरा, लिख देना by n of s. सर तो मल्टीप्लिकेशन से नहीं कर सकता है कैसे? सर? जैसे कि 3 स्पॉट है हम लोग के पास सर, 3 बॉल चूज कर रहे हैं ना सर, तो पहला बॉल को रेड होना ही पड़ेगा. तो पहला बॉल पे हमारे पास 4 ऑप्शन है और बाकी 2 बॉल में सेकंड चॉइस में 17 ऑप्शंस है और थर्ड चॉइस में 16. Now listen in everyone. The last question of this sum is, I mean this part is, at most मतलब क्या है बताओ? तो at most मतलब ज्यादा से ज्यादा, है ना? At most क्या है बताओ एक बार? एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा नहीं उसमें क्या है? At most क्या है? एटमोस्ट 2 रेड. At most 2 red. So let E4 be the event of getting at most. वो सर हमको समझ में आ गया. Getting at most 2 red balls. अब ध्यान देना एक बार. या listen here. Getting at most 2 red balls मतलब 3 balls हम select कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा उसमें 2 red balls ही होना चाहिए. इसका मतलब होगा 2 red ball and 1 non red ball. बस 3 रेड नहीं होना चाहिए. हाँ, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. बाकी सारा केस होगा. या ये हो सकता है 1 रेड 2 नॉन रेड, या फिर ये हो सकता है 0 रेड लिखने का जरूरत नहीं है, 3 नॉन रेड. इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? N of E4 रेड बॉल 4 में से 2 नॉन रेड बॉल 14 C1. सर मेरा टेक्निक करेक्ट है जैसे. ओके, ये हो गया आंसर. जस्ट प्रोबेबिलिटी और E4 हो गया. ये वाला तो करेक्ट ही है. N of E4 by N of S. Okay. सर ये I वाला hope it is clear to everyone. At most मतलब ज्यादा. तो हम लोग ने क्या किया? ये सारा केसेस को ऐड कर दिया. अब मैं आज के लिए इतना ही तक रहने देता हूँ. वो जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्या बोलते हैं, कार्ड्स वाला, वो तुम लोग घर पे खुद ट्राई करना. ठीक है, इसको कॉपी कर लो और वो खुद ट्राई करना लास्ट वाला.